सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हादसे के बाद बहुत कुछ देश के अंदर और देश के बाहर घटित हुआ है। हमने कई जिंदगियों को खो दिया। उसका प्रतिकार स्वरूप हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला भी बोल दिया। मामला ज्यादा संगीन हुआ तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने भी हमारे निशाने पर आए। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की। इन सब के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को समर्थन मिलने और देश को समर्थन न मिलने के दृश्य भी देखे गए। इन सब के बीच जब देश में यकायक युद्धोन्माद छा गया था और पाकिस्तान की हरकतों से आजिज आया हुआ जनमानस इस बार निर्णायक लड़ाई के संदर्भ में अपना मन बना चुका था और तमाम टीवी चैनल्स के माध्यम से खबरें भी ऐसी आ रही थी कि पाकिस्तान बस 2-4 दिन का मेहमान रह गया है। ऐसे हालात के बीच में जब अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट के माध्यम से दावा करते हैं कि उनकी सतत कोशिशों के नतीजे में भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए, तो लोगों को लगा कि ये कोई ऐसी अफवाह तो नहीं है, कहीं ये झूठी खबर तो नहीं है। पर 1.5 घंटे बाद ही देश के विदेश सचिव के द्वारा एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह घोषित किया गया कि हमने और पाकिस्तान ने तुरंत प्रभाव से अर्थात शाम 5 बजे से एक दूसरे पर हमले रोकने का फैसला किया है। तो तब से माहौल अजीबोगरीब है। भारत जिसके संदर्भ में लगातार खबरें थी कि हम हर मोर्चे पर बढ़त बना रहे, जिसके संदर्भ में लगातार ऐसी खबरों से हमारा सीना फूल रहा था कि पाकिस्तान तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से आने वाली हर मिसाइल, हर ड्रोन को हवा में ही खत्म कर दे रहा है। और इसके ठीक उलट भारत की मारक क्षमता, चाहे वो थल सेना की हो या वायुसेना की, जब चाह रही है, जहां चाह रही है, अचूक निशाना लगा रही है। तब ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि पाकिस्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर हमने संघर्ष विराम के संदर्भ में कोशिशों को स्वीकार कर लिया। हम कोशिश करेंगे इस बात की मीमांसा करने की कि 22 अप्रैल से लेकर 12 मई के बीच हमने क्या खोया और क्या पाया। हमारे साथ इस कोशिश में राजनीतिक प्रवक्ता भी हिस्सेदार होंगे और सैन्य और विदेश मामलों के जानकार भी। बारी बारी से हम इनके संदर्भ में बात करने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में हमारे साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी के विचारवान प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी है। बहुत आक्रामक रुख रहा है डॉक्टर हितेश वाजपेयी का इन दिनों। पाकिस्तान को लगभग उन्होंने भारत के कब्जे में ला ही दिया था। पता नहीं कौन सी अदृश्य ताकत आई कि बीच में ही रुक गए। हम जितने निराश हैं उतने ही डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी निराश हैं, या डॉक्टर हितेश वाजपेयी अभी भी कुछ उम्मीद के साथ हैं, जानने में हमारी दिलचस्पी है। तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी, थोड़ा आप ही बताएं, भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते, कि हमने क्या खो दिया और क्या पा लिया। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का भी प्रवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो स्वाभाविक है कि जो लोग स्टेक होल्डर हमारे इस खेल में शामिल हैं, मैं ऐसा माना जा सकता है कि उनकी तरफ से ही बोल रहा हूं। तो स्वाभाविक है कि मुझे उसी हिसाब से बोलना होगा। बाकी जो लोग हैं वो एक कमेंटेटर की तरह हो सकते हैं, तो वो बता सकते हैं कि विराट कोहली ऐसा बल्ला घुमा देता तो वैसा हो जाता, ऐसा क्यों नहीं कर दिया, ये आउट कैसे हो गए फला। एनीवे, 2-3 बातें हमारे समझने की है हिमांशु जी। पहली चीज, भारत ना युद्ध चाहता था, ना चाहता है, ना चाहेगा। हम अपनी तरफ से युद्ध की कोई कामना नहीं करते। हमारी रुचि हमारे देश की सार्वभौमिकता और अपनी सीमाओं और हमारे नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखने में है, उसी में हम लगे रहते हैं। हुआ क्या, 7 तारीख को जो घटना घटी, 22 तारीख को जो घटना घटी, उसके जो 26 लोगों का इन्होंने नरसंहार हुआ। हत्याकांड किया जी, पहलगाम का जो कांड हुआ, हमको उसका रिटेलिएशन लेना था। तो पहले सेना समर्थित, पाक सेना समर्थित मिलिटेंट ने वो हत्याकांड किया। हमने बोलकर, बताकर, और उसका हमने बदला लिया। और बदले में हमने इसीलिए ये ध्यान रखा कि हम प्रिसाइसिव तरीके से और डिसाइसिव तरीके से हमने केवल मिलिटेंट जो इनके बेस थे उनको निशाना बनाया और ऐसे 9 बेसिस को तबाह कर दिया।
जिसमें हमने न उनके सैन्य ठिकानों पर कोई हमला किया, ड्रोन फेंके या कुछ भी किया, और ना ही हमने सिविलियन इलाकों को किया। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हम लोग कमिटेड थे। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को किया, हमने किया। अब इसके एवज में पाकिस्तान चाहता तो शांत रह सकता था, लेकिन नहीं रहा। उसने हमारे सैन्य ठिकानों के ऊपर सैन्य कार्रवाई की। एलओसी के अंदर इधर आकर उसने सैन्य कार्रवाई की, घोषित सैन्य कार्रवाई करी, जिसमें उनकी एयरफोर्स ने भी भाग लिया और सभी ने उसमें कॉम्बैट में भाग लिया। तो जब उनने भाग लिया तो एक और सेनाओं ने उस पूरे हमले को निष्फल किया। वहीं दूसरी ओर चूंकि उन्होंने भाई कदम आगे बढ़ाया, तो हमने पहले ही कहा आप गोली मारोगे तो हम गोला मारेंगे। और उसके एवज में 9 और 10 की रात्रि को आपने देखा कि लगभग 11 बेस उनके तबाह कर दिए गए। बहुत सारी जगह पे भारी नुकसान हुआ। सेनाओं के डीजीएमओ सब आपको ब्रीफ कर रहे हैं रोज कि उन्होंने क्या किया। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो किया नहीं, कि भारत की सेनाओं का संकल्प है जो रोज सिद्ध हो रहा है। इसके बावजूद भी हमारा युद्ध का कोई कॉल नहीं है। लेकिन हम एक बात जरूर है, गोली का जवाब गोले से देंगे, हम नहीं फेंकेंगे। वी आर नॉट नहीं इंटरेस्टेड नहीं इन। नहीं हितेश वाजपेयी जी, आप युद्ध नहीं चाहते, पर आप ये तो चाहते थे कि पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल भारत में आतंक की घटनाओं को अंजाम देने के संदर्भ में ना हो। इतना आप चाहते थे या नहीं चाहते थे? बिल्कुल, और इसीलिए नहीं हमने नहीं उनके। हितेश जी, मेरी बात पूरी हो जाने दे। सवाल के साथ सवाल है, आपके जवाब के साथ सवाल है। तो मेरा जानना यह है कि आप ये चाहते थे, क्या आपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जो आप संघर्ष विराम पर सहमत हो गए? क्या पाकिस्तान से आपको इस प्रकार का आश्वासन, श्योरिटी, भरोसा दिला दिया गया है कि भारत बस बख्श दो, अब हमें हमें छोड़ दो, अब हमारी जमीन से भारत के संदर्भ में किसी भी आतंकी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाएगा? जितने आतंकी हमारे यहां पाले पोसे जा रहे हैं उन सबको हम आपके हवाले करने के लिए तैयार हैं। बस अब आप अपनी मिसाइलों को अपने यहां पर ही रखो, हमारी सीमा के अंदर भेजने की जरूरत नहीं है, बस बख्श दो। ऐसा हो गया क्या हितेश वाजपेयी जी, जो आप मान गए, रुक गए, थम गए? आपका बहुत अच्छा सवाल है और इसका बहुत स्पष्ट जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं। जो जवाब सेना ने दिया है वो इस जवाब को रखूंगा, क्योंकि ये सारी स्ट्रैटेजी, जो रणनीति उन्हीं की है। सेना का मानना यह है कि भारत की संप्रभुता और हमारी सुरक्षा, हमारी नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए हम आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इसमें देश के नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंडेट शामिल है। सेनाओं ने रणनीति बनाई और उन्होंने हर गोली का जवाब गोले से दिया। पाकिस्तान क्या कहता है, हमको इससे कोई सरोकार नहीं है। कोई सीज फायर नाम की चीज पाकिस्तान ने ना कही है, ना मुझे लगता है कि कहीं हो रही है, ना सेना उस पर विश्वास रखती है। भाई हमारे साथ जैसा भी पाकिस्तान करेगा हम उसको देखेंगे। वो कहता क्या है इससे हमको मतलब नहीं है। वो कह कुछ सकता है, कर कुछ सकता है, हमने नहीं देखा नहीं है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मामला इतना सरल नहीं है ना। देखो, आप जिस दिन संघर्ष रोकने पर सहमत हुए, कुल मिलाकर आपने तय किया, विक्रम मिस्त्री जी जब आए मीडिया के बीच में तो उन्होंने कहा 5 बजे से हम दोनों देश परस्पर सहमत हुए हैं कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। इसी को संघर्ष विराम कहते हैं। युद्ध विराम से आपको ऐतराज है तो आपने युद्ध घोषित ही नहीं किया, तो विराम किस बात का? तो शब्दावली में नहीं उलझाइए। हाल फिलहाल इतना तय हुआ कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, और उसी समय आप ये बता रहे थे कि अगर हमारे देश में कोई आतंकी घटना हुई तो हम उसे अपने खिलाफ युद्ध समझेंगे। पहलगाम का हमला हुआ है, पहलगाम में जिन्होंने हमला किया वो चेहरे अभी तक हमारे कब्जे में नहीं आए हैं। वो पाकिस्तान के द्वारा पाले हुए हैं अभी, या हमारे यहां पल रहे हैं, पता नहीं। उसके संदर्भ में क्या तय किया है सरकार ने? डॉक्टर हितेश वाजपेयी इसके संदर्भ में बताएंगे क्या? आपसे फिर सवाल करता हूं, आखिर इस समय पर संघर्ष विराम, उस समय जब हमने सेना के 5 जवान खोए, बीएसएफ के 2 जवान खोए, 27 निरपराध किस्म की जिंदगियां पाकिस्तान के द्वारा की जा रही फायरिंग के चलते शिकार हो गए, इतने लोगों को गंवाकर और 60 लोगों को घायल करा के हमने पाया क्या है? इसका उत्तर चाहिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी। आप अपनी पार्टी का विचारवान चेहरा है, आपका राष्ट्रबोध की मैं प्रशंसा करता हूं। आपने उत्तर खोजा होगा। 51 घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, इन सवालों को उत्तर की हमें उम्मीद है, मिलेगा ही। पर आपके पास कोई उत्तर आया क्या, वो जानने में दिलचस्पी है। ये आप चाहेंगे? 1 घंटा इंतजार करते हैं, दोनों साथ में ही उत्तर जान लेंगे। नहीं हिमांशु जी, इसका उत्तर है और हमारी सेनाएं भी दे चुकी हैं और बहुत स्पष्ट मानिए। देखिए, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कम्बैट।
अभी ये कोई समाप्त नहीं हुआ है। कह देने से कुछ नहीं होता, हम एक्शंस पर बिलीव करते हैं। मैंने कह दिया आपको, कोई कुछ कह देता है उससे कोई मतलब नहीं निकलता है, बिल्कुल दिमाग में रखिए आप। सेनाएं रोज देखती हैं कि हमारे यदि वो आर्टिलरी फायरिंग करेंगे तो हम डबल करेंगे, उनके ड्रोन आएंगे तो हम उनकी ऐसी तैसी करेंगे। उन्होंने हवाई जहाज भेजे तो हमने वो हवाई जहाज भी गिराए, साथ सेनाओं ने, हमने मतलब आप सेनाएं समझिएगा, हमने नहीं, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, सेनाओं ने जाकर उनके एयर बेसिस भी ध्वस्त कर दिए। तो सेनाओं की अपनी रणनीति है, उसमें कोई राजनीति नहीं होती। हिमांशु जी बहुत स्पष्ट हैं, उनका काम है हर कदम पर वो 2 कदम आगे चलेंगे। और फिर बता दूं, सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ ने स्पष्ट किया है कि यदि पाकिस्तान कोई भी एक्शन अब फिर करता है, फिर एस्केलेशन करता है, तो हम डिसाइसिवली और प्यूनिटिव मैनर में जाएंगे। आप एक समझना। बात बताओ डॉक्टर हितेश भाई, ये दोनों देशों के राजनेताओं ने अपने अपने मुल्क की जनता को बेवकूफ समझ लिया है क्या? वो पाकिस्तान में बता रहे हैं शहबाज शरीफ गजब की जीत हासिल की है मुनीर के नेतृत्व में, और वो कौन सा त्योहार व्यवहार भी, आभार का, अल्लाह का भी आभार और सेना के भी आभार, वो दिवस भी मना लिए। जानकारी होगी ना आपको, अनजान नहीं रहते, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं। तो पता चला गजब हो गया। वो देश बोल रहा है हम जीत गए, यहां पर आप बता रहे हो हम जीत गए। दोनों ही जीत गए। हार कौन गया? जनता। राजनेता तो दोनों तरफ के बता रहे हैं हम जीत गए, सेना भी दोनों तरफ की बता रही है हम जीत गए। केवल जनता की समझ में नहीं आ रहा कौन जीत गया। पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए उनके परिजन खोज रहे हैं। जिन हाथों में खून लगा है वो हाथ कटे हुए कहां हैं? डॉक्टर हितेश भाई बताइए। हिमांशु जी, आप पाकिस्तान को सुनिए वो क्या बोलता है, आप उनके टीवी चैनल देखिए, नेताओं के भाषण सुनिए, उस पर यकीन करिए नहीं करिए, ये हिमांशु जी का माइंडसेट है। हम अभी कॉम्बैट की स्थिति में हैं, रूलिंग सरकार के नाते भी और सेनाओं के नाते भी। किसी भी किस्म का युद्ध विराम, सीज फायर, संघर्ष विराम, कोई भी शब्द आप लें, वो एक्शन से प्रतीत होगा। यदि एक्शंस में गोले आएंगे तो उसका जवाब भरपूर मिसाइल से दिया जाएगा और दिया जा रहा है। हम नहीं डॉक्टर बेफालतू हितेश भाई, की बात- आप एक कुशल प्रवक्ता हैं और राजनीतिज्ञ हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि हम कहीं ये चूक कर गए पूरे मामले को हैंडल करने में? हर स्तर पर तो खबर आ रही थी कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, और उसके हमारे पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, हमारे पास वो फुटेज मौजूद हैं जो बता रहे कि हमने जो कहा वो किया। और एक बड़ा अंतर है, पाकिस्तान जो दावे कर रहा है उसने भारत को ये नुकसान पहुंचाया, उसके संदर्भ में उसके पास कोई सबूत नहीं रहता। वो बोलते हैं सोशल मीडिया देख लो। और भारत ने कभी नहीं कहा कि हाँ हमारा ये नुकसान हुआ। पर भारत के संदर्भ में स्थिति उलट है। भारत ने कहा कि हमने ये नुकसान पहुंचाया, और पाकिस्तान मान रहा है कि हाँ हमारे यहां ये हमला हुआ और हमको ये नुकसान हुआ। इसके बाद भी वो कौन सा समीकरण बैठ गया जिसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो सेना के टुकड़ों पर अपनी सत्ता में रहता है ये बताने की स्थिति में है कि हम जीत गए। इसके संदर्भ में हितेश भाई भी कुछ सोचिए ना। आप भरोसा करें ना करें, देखें ना देखें, ये सवाल नहीं है। सवाल उस रणनीति के स्तर पर चूकने का है जिसमें हर तरह से पिटने के बाद भी पाकिस्तान ये बताने की स्थिति में है कि देखो हम जीत गए, और भारत हर तरह से पाकिस्तान को पीटने के बाद भी अभी तक ये नहीं समझ पा रहा है कि ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी जिसमें पाकिस्तान को ठीक से सबक सिखाने से पहले हम रुक गए। ये सवाल है, इसका उत्तर चाहिए ना डॉक्टर हितेश भाई। देखिए, वो आपके लिए शरीफ होगा, वो हमारे लिए तो नाशरीफ है, और ना ही मुनीर कोई हैसियत रखता है। इसलिए हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, आप कितने ही छल्ले डाल दो हमारे सामने, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं वो क्या बोलते हैं। हमारी दिलचस्पी इसमें, हमारा फोकस इस पे कि वो करते क्या है। और फिर ध्यान रखिए, यदि सीमाओं पर या भारत की एयर स्पेस में कोई भी दुर्घटना होती है, या कोई आतंकवादी मिलिटेंट के बेस में नगरोटा की तरह आता है और हमको डैमेज कॉज करता है, करने की कोशिश करता है, आर्टिलरी फायरिंग की आहड़ में यदि कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो इन सब को डील करना हमें आता है। हमारी कोई दिलचस्पी नहीं इनके नहीं बयानों। हितेश भाई इतना सरल मामला नहीं है। आप भूल गए असल में क्या है, या आप याद नहीं करना चाहते। भूले तो नहीं हो गए पर अभी याद नहीं रखना चाहते। वो माननीय अमित शाह जी का संसद में दिया हुआ भाषण आपको याद होगा। वो बहुत नाराज थे 1948 के इसी सीज फायर को लेके, इसी संघर्ष विराम को लेके। बोले 3 दिन और मिल जाते ना तो पीओके हमारे पास होता। और उस समय तो हम नहीं थे। पर अभी डॉक्टर हितेश भाई हमें लगता है अपनी देश की सेनाओं की सामर्थ्य को देखते हुए 3 दिन और मिल जाते थे ना तो पीओके ही नहीं, रावलपिंडी और कराची भी हमारा होता। उतनी नाराजगी आपको है कि नहीं जितनी अमित शाह जी को संसद में थी? आपको उतनी नाराजगी है कि नहीं? क्यों रुक गए हम अभी?
अभी 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 और ओवर बाकी है। अभी कोई आप मान के चलिए मैच खत्म नहीं हो गया है। इंशाल्लाह आपकी बात हो सकता है आपके हृदय में जो रह गई वो पूरी हो। विश्वास रखिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है हिमांशु जी। नहीं, अगर बाकी इसलिए रहा होता तो विक्रम मिस्त्री को अपना ट्विटर हैंडल ब्लॉक क्यों करना पड़ता? जो आए थे सरकार के लिए हुए फैसले के तहत बताने के संदर्भ में कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया आई देश के स्तर पर, वो हैंडल रोक लिया गया है। जानकारी है ना? तो जन भावनाओं को तो समझते हैं आप। देखिए हिमांशु जी, लड़ाई जो है वो ट्विटर पर नहीं लड़ी जाती है। वहां जाने जाती गोलियां चलती, गोले चलते हैं, बारूद उड़ता है। इसीलिए मेरा फिर विनम्र निवेदन है, हमारा फोकस जमीन पर हो रहे युद्ध और युद्धाभ्यास से है। और आप निश्चय मान के चलिए अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी लड़ाई बाकी है। और जो आपके मन में है वो 140 करोड़ लोगों के मन में है। और बिल्कुल आप यकीन मान के चलिए, भारत की सेना, हमको उस पर गर्व है और वो पूरी तरह फ्री है इन एक्शंस को लेने के तो लिए। 140 करोड़ के मन में क्या है इसका पता होते हुए भी आपने पाकिस्तान की पहल को स्वीकार क्यों किया डॉक्टर तेजवाज भाई? बार बार आप कह रहे हैं अगर पाकिस्तान करेगा तो हम ऐसा करेंगे। संसद में तो संकल्प आपने ये लिया था पीओके आप लेकर देंगे, तो पाकिस्तान की पहल का इंतजार क्यों करना है? पहल तो हो चुकी थी, पीओके लेकर कर लेते, क्यों रुक गए आप? आपका तो संकल्प था ना, भरोसा दिलाया था ना आपने कि जो काम नेहरू नहीं कर पाए, जो काम इंदिरा नहीं कर पाए, जो काम शास्त्री नहीं कर पाए, आप करके दिखाएंगे। आप तो ठिठक गए, रुक गए। देखिए हिमांशु जी, आप उपहास उड़ा सकते हैं, कह सकते हैं, ये क्योंकि उपहास आप नहीं, ये सवाल है डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। को भी नहीं पता कि विजय कैसे होने वाली है और मैच कैसा होगा। मुझे लगता है इस समय सेनाएं अपना काम कर रही हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है। हम उनको कोई सिखाने वाले नहीं कि बल्ला कैसा घुमाया जाता है गेंद देखो डॉक्टर ऊपर। हितेश वाजपेयी, एक तो बार बार सेना की ओट लेना बंद करो। पाकिस्तान में और भारत में अंतर है, आप मानते होंगे। पाकिस्तान में सेनाएं फैसला लेती हैं और सरकारें उसके अनुसार काम करती हैं। भारत ऐसा देश नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक मजबूत सरकार अस्तित्व में रहती है और वो सरकार जो फैसला लेती है उसके अनुसार सेनाएं काम करती हैं। इस अंतर को आप स्वीकार करते हैं या आपने मान लिया हमारी हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है, सरकारें कुछ नहीं करेंगे? मोदी जी कौन होते हैं फैसला लेने वाले? सेना फैसला लेगी। वाकई हमारी हालत इतनी लाचार की है या हमारा नेता इतना मजबूत है, वो जो निर्देश देगा, वो जो फैसला लेगा, उसके अनुसार देश की सेना के को काम करना पड़ेगा, जो हुकूमत इस देश की जनता ने चुनी है। कोई अंतर है कि नहीं है पाकिस्तान में और हम में? बिल्कुल हिमांशु जी, ये वैसा ही है जैसे हमारे देश में परिजन डॉक्टर्स को के सामने तो मरीज लेकर आ सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन डॉक्टर ही करेगा। यहाँ पे नेता घुस के ऑपरेशन नहीं करते। इसीलिए हम अभी ऑपरेशन के बीच में हैं और ऑपरेशन तो सेना ही करेंगे। आप बुरा मत मानना, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करती है। इस समय हम ऑपरेशन के बीच में हैं हिमांशु जी। वी आर इन द सिचुएशन ऑफ कॉम्बैट। तो अभी वो जारी है और जब जारी रहता है तब ऑपरेशन साहब भगवान करे डॉक्टर को ही करने दीजिए, इसमें बीच में कमेंटेटर नहीं आए। आप तो कमाल कर दिए। हम दो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मोदी जी के मुरीद हैं, आप बता रहे हो उसमें मोदी जी का क्यों लेना चाह रहा था? वो तो सेना का किया हुआ काम था। वाकई ऐसा है, मोदी जी का कोई फैसला नहीं था। मोदी जी ने बाकायदा देश के सम्मुख बताया था कि मैंने प्लेन तब उड़वाए जब बादल थे, तो मुझे लगा कि इस समय पर वो रडार की पकड़ में नहीं आ पाएंगे। आप मोदी जी को श्रेय देने के संदर्भ में इतनी कंजूसी क्यों करना चाह रहे हैं अभी? मेरी कोई कंजूसी नहीं है। मोदी जी ने ये कॉल सेना को दिया है कि आप कठोर मारिए, गोली का जवाब गोले से दीजिए, जो आपको बेहतर लगता है, आपको जो चाहिए वो बताइए, ये देश आपको देगा। एक प्रधानमंत्री के रूप में अपना संकल्प उन्होंने सेना के सामने रखा है, सिद्ध सेना को करना है। तो आप ये बात बहुत स्पष्ट मानकर चलिए कि सेनाओं की रणनीति में, स्ट्रैटेजी में, एस्केलेशन लैडर में किसी भी किस्म का राजनीतिक हस्तक्षेप तो आप नहीं तो है। मानते होंगे ना डॉक्टर हितेश वाजपेयी, देश को वो चार आतंकी चाहिए जिनके हाथ उन पर्यटकों के खून से रंगे हुए हैं। क्या हुआ? उनके मिले बगैर आप संघर्ष विराम कर दिए। देखिए हिमांशु जी, उस पहलगाम की घटना के बाद से ही ये घटनाएं हो रही हैं, तो आप मानकर चलिए ये उसका रिटेलिएशन ही है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं
कि इसका रूट कॉज ही है, कॉज ऑफ एक्शन जिसको बोलते हैं, वो पहलगाम की घटना है। पहलगाम की दुर्घटना यदि नहीं होती हिमांशु जी, तो आज हम ये परिस्थितियां या पाकिस्तान की परिस्थितियां नहीं देख रहे हो रहा। और हमारी सेनाएं ब्रूटल हैं, अपने विषय को लेके फोकस्ड हैं, प्रिसाइसिव हैं और डिसाइसिव हैं, और उनके पीछे नरेंद्र मोदी जी एक निश्चित संकल्प के साथ खड़े हुए हैं। ये विश्वास रखिए। इससे ज्यादा मुझे लगता है मैच खत्म होने दीजिए, तब हम मीमांसा करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इट इज वेरी अर्ली टू एनालाइज ऑल दीज पॉइंट्स। अगर अभी एनालाइज नहीं करेंगे तो सही नतीजे तक पहुंचेंगे कैसे? वक्त के साथ मीमांसा बड़ी जरूरी होती है डॉक्टर हितेश वाजपेयी। मीमांसा से परहेज मत कीजिए, आग्रह है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस नाजुक मसले पर चर्चा के लिए जुड़ने के संदर्भ में। हमारे सवाल हैं बतौर भाजपा कार्यकर्ता, इनके उत्तर उम्मीद करते हैं आपको भी अपेक्षित होंगे देश की सरकार से। उत्तर मिले तो हमारे साथ फिर जुड़िएगा डॉक्टर हितेश वाजपेयी, हमें आपका इंतजार रहेगा। तो ये तो हमारा डॉक्टर हितेश वाजपेयी, लेकिन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल की प्रवक्ता के तौर पर महिमा सिंह जी। कांग्रेस पहलगाम घटनाक्रम के बाद से अपने आप को सरकार के साथ बताने के संदर्भ में हर संभव कोशिश कर रही थी, पर अब कांग्रेस कुछ सवालों के साथ में है। कांग्रेस चाहती है कि तुरंत संसद का सत्र बुलाया जाए और उसमें देश को बताया जाए कि क्या कुछ हुआ है। महिमा जी मेरे साथ में हैं। 4 दिन में ही पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी भारतीय सेना ने, घुटने पर आ गया पाकिस्तान और कुल मिलाकर हो गया संघर्ष विराम। इस उपलब्धि पर कितने मुग्ध हैं महिमा जी आप? कितनी आभारी हैं देश की हुकूमत की, कितनी आभारी हैं देश की सेना की, और क्या चाहती है भविष्य के संदर्भ में? इस सवाल के उत्तर के रूप में क्या खोया क्या पाया? जय हिंद। डॉक्टर द्विवेदी, हमारे सशस्त्र बलों का लोहा तो विश्व ने सदैव माना था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी सेनाओं के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ठगी कर दी, मजाक कर दिया, माखौल कर दिया। और ये अगर मेरी ना माने तो यूट्यूब पर जाएं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भाषण है वहां पर, जिसे आज विश्व देख रहा है, उसे सुन लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे देर आए दुरुस्त आए देश को संबोधित करने जा रहे हैं। 20 दिन के अंतराल के बाद 22 अप्रैल की घटना हुई, 26 घर उजड़ गए। हम बार बार कहते रहे निशर्त आपके साथ खड़े हुए हैं, आप कदम उठाइए और ठोस कदम उठाइए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, निशर्त खड़ा है, संपूर्ण समर्थन है। हमने कहा सत्र बुलाइए, हमने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाइए, बैठकें बुलाई गई, प्रधानमंत्री नहीं आए। ना प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, और कहां थे प्रधानमंत्री? अपने घर के अंदर बैठ करके सेना को वहां बुला करके उनके साथ बैठकें कर रहे थे। ऐसा भी क्या डर? मणिपुर हुआ तो मणिपुर नहीं गए। और आज जब आपके देश के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई तो अपने घर के कंफर्ट में छुप करके बैठ गए। आप YouTube पर अगर वो भाषण सुनेंगे डॉक्टर द्विवेदी, और मैं आशा करती हूं कि आज उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री अपने भाषण में तो दें। कम से कम सेनाओं का तो सीज फायर करवा दिया उन्होंने ट्रंप से, अमेरिका में बैठे हुए। उस भाषण में शहबाज शरीफ क्या बोल रहे हैं आपको मालूम है? वो उसमें बोल रहे हैं कि दुश्मन बुजदिली से लड़ा, दुश्मन को हमने, दुश्मन के ऊपर फतेह पाली हमने। ये पूरा लंबा भाषण उनका 15-20 मिनट का YouTube पर मौजूद है, और एक एक बात सुनकर के मेरा सिर शर्म से झुका कि हमारे देश के सशस्त्र बलों को आज से पहले शायद किसी सरकार। एक बात बताइए महिमा जी, ये शहबाज शरीफ के भाषण पर आपको इतना यकीन करने का मन क्यों हो गया? शहबाज शरीफ अगर बोल रहे हैं तो उससे आप इतनी प्रभावित हो गई? देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नहीं बोले, पर देश की सेनाएं लगातार बता रही हैं कि क्या उपलब्धियां हमारे पास हुई। आप इस बात से गर्वित नहीं हैं कि हमारी सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला इस देश की सरकार ने लिया और 9 आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया? इस पर आप मुग्ध नहीं है? अमेरिका के बाद और इजराइल के बाद दुनिया में केवल और केवल हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने खिलाफ आतंकी घटनाएं करने वालों को सबक सिखाने के लिए सीमा पार जाकर कार्रवाई कर दी, जिसने इस्लामाबाद के सदर में, रावलपिंडी के संदर्भ में सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने से गुरेज नहीं किया। आपको इस उपलब्धि पर कहीं गर्व महसूस नहीं हो रहा? आप इतनी नाराज है?
मैंने अपनी बात की शुरुआत कैसे की डॉक्टर द्विवेदी? मेरे पहले शब्द यही थे कि इस देश की सशस्त्र बलों का लोहा विश्व ने सदैव माना है। 1965 हो, 1971 हो, हम तो पाकिस्तान के दो टुकड़े करके आ गए। ये हमें इन लोगों से जानने की आवश्यकता नहीं है जो सरकार के साथ, जो सशस्त्र बलों के साथ मजाक करने में लगे हुए हैं। ये मजाक नहीं है तो क्या है? मुझे शहबाज शरीफ की बात पर विश्वास मुझे है या नहीं, इस बात की बात नहीं है आज डॉक्टर द्विवेदी। लेकिन आज एक ऐसे दौर में जब अमेरिका का राष्ट्रपति वहां से घोषणा करता है, अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो एक औपचारिक घोषणा करता है, एक प्रेस रिलीज निकालता है ये बताने के लिए कि हमने मध्यस्थता की है, रात भर मध्यस्थता चली है। और ऐसे में उसके बाद जब पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो जाकर के इस तरह की घोषणाएं करता है, आज हमारे देश में कुछ और बताया जा रहा है। और हम देखते हैं कि दूसरे सूत्रों से खबर आ रही है कि भारत ने अमेरिका के दरवाजे खटखटाए। तो इसीलिए हमने बार बार ये आह्वान किया सरकार से कि एक सर्वदलीय बैठक का जो शीर्षता है वो प्रधानमंत्री कर लें, एक सर्वदलीय बैठक, एक विशेष सत्र बुला लें। अच्छा महिमा जी, एक सीधा सवाल करता हूं आपसे, जो कुछ भी हुआ इसमें आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की सेनाओं ने भारत को नुकसान पहुंचाया या भारत ने दुनिया को दिखाया कि हमारी सेनाएं कितने दमखम के साथ हैं और हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया? किसका नुकसान हुआ? हमारी सुनिए, एक होता है एक्शन और एक होता है प्रोजेक्शन डॉक्टर द्विवेदी। हमारी सेनाएं वहां लोहा लेती रह गईं। पहली बात तो देखिए, बड़ा अहम सवाल आज ये खड़ा होता है, वो 26 आतंकवादी कहां हैं डॉक्टर द्विवेदी? एक होता है एक्शन, एक होता है प्रोजेक्शन। मैं जो बात कह रही हूं उस पर गौर कीजिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस तरह की घोषणा ट्रंप के पास से आने के बाद, जिससे शिमला समझौते के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं, जिससे भारत की जो विश्व स्तरीय जो इमेज है उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं, ऐसे में ये सवाल पूछना बड़ा आवश्यक है कि एक तरफ हमारी सेना है, हमारे जवान हैं, एक तरफ पूनम कुमार साहू हैं बंगाल के, जो 18 दिन से पाकिस्तान की गिरफ्त में है। हमारी सरकार हमें नहीं बता रही कि हमारे जवान को, जो बीएसएफ के कांस्टेबल हैं, उन्हें वापस लाने के लिए क्या किया जा रहा है। मैंने तो बात की शुरुआत ही की थी अभी सशस्त्र बलों की बात करके और शहबाज शरीफ के उस भाषण की बात करके। अरे चलिए आखिरी बिंदु पे आते हैं महिमा जी। संघर्ष थमने के ऐलान के 51 घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने आ रहे हैं। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते प्रधानमंत्री के संबोधन से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? वो कौन से प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप इस संबोधन में तलाशने की कोशिश करेंगे महिमा जी? देखिए डॉक्टर द्विवेदी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह से घोषणा करते हैं, शिमला समझौते को सीधे सीधे चुनौती देते हुए और उंगली दिखाते हुए, हमारी सेनाओं को एक तरह से उनको बौना दिखाते हुए, ऐसे में जब वो कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं और जब वो बोलते हैं कश्मीर का 1000 साल पुराना मुद्दा, और हमारी सरकार की तरफ से न कोई उसके अंदर खंडन होता है उसका, न उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। आज ट्रंप बताएंगे कि कश्मीर को कैसे सुलझाना है। आज इस देश की मध्यस्थता पाकिस्तान के साथ आकर के ट्रंप पाकिस्तान और भारत को एक पटल पर रख देंगे और हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। आज उम्मीद करते हैं हम कि प्रधानमंत्री के मुखारविंद से दो आलोचना के शब्द निकलेंगे और वो ये कहेंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के बिहाफ पर जो है हिंदुस्तान की तरफ से मध्यस्थता कर दे। आज वो बताएं कि कश्मीर का नाम अपने मुंह से लेने से पहले इंदिरा गांधी जी ने बताया था, याद होगा आपको, कि अमेरिका इज आवर फ्रेंड नॉट आवर बॉस। तो इसलिए ये उन्हीं शब्दों में अगर आज प्रधानमंत्री बता दें तो अच्छा होगा, वरना हमें लगेगा कि न सर्वदलीय बैठक में आते हैं, न विश्व जो विशेष सत्र है बुलाते हैं। इसका मतलब कि नीचे ही नीचे शायद कुछ और अरेंजमेंट चल रहा है, शायद अपने किसी मित्र की सहायता करने की का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे तो कुल मिला के महिमा जी ये चाहती हैं कि आज प्रधानमंत्री के संबोधन के माध्यम से अमेरिका की भूमिका को स्पष्ट किया जाएगा, ऐसी उम्मीद महिमा जी को है कि आखिर अमेरिका किस हैसियत से इस मसले पर बीच में दिखाई दिया। प्रधानमंत्री से उनकी अपेक्षा है कि जब वह देश को संबोधित करेंगे तो अमेरिका की भूमिका के संदर्भ में स्पष्टता देंगे। और भी कई मन में जिज्ञासाएं हैं जिनके उत्तर की अपेक्षा देशवासियों को प्रधानमंत्री के उद्बोधन के साथ है। आपका धन्यवाद महिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने कहा था कि हम इस चर्चा के अंतर्गत अलग अलग स्तर पर बातचीत करेंगे। अब हम
राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से परे इस पूरे घटनाक्रम को दो दृष्टियों से देखने की कोशिश करेंगे, कूटनीतिक दृष्टि से और सैन्य दृष्टि से। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मंजी पुरी साहब जब भी ऐसे नाजुक मसले होते हैं हमारे साथ होते हैं, बहुत ही अनुभवी राजनयिक रहे हैं मंजी पुरी साहब। और साथ ही हमारे साथ सेवानिवृत्त मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब हैं जो रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास मौके पर जब देश के प्रधानमंत्री हम सबको संबोधित करने के लिए कुछ समय बाद ही टीवी चैनलों के बीच में होंगे। पर मैं कटोच साहब आपसे जानना चाहूँगा, बतौर रक्षा विशेषज्ञ जिस तरीके से आक्रमण रुक गए परस्पर, बतौर फौजी आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपके साथ धोखा हो गया या जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, यही होना था, अब इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना था? कटोच साहब आपने शायद म्यूट किया हुआ था, अनम्यूट कर देंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा अपने दर्शकों से, कटोच साहब की आवाज़ अभी हम तक नहीं आ रही है, हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मंजी पुरी साहब हमारे साथ में हैं। पुरी साहब, देश बड़ा अजीबो गरीब स्थिति का शिकार है। आपके साथी रहे होंगे विक्रम मिस्त्री जी, इतना परेशान कर दिया लोगों ने उन्हें कि उन्हें अपने ट्विटर हैंडल को प्राइवेट करना पड़ा। इस कारण से लोग नाराज हो गए कि आपने, जब हम हर तरह से पाकिस्तान को पीट रहे थे, क्या जरूरत पड़ी थी अपनी फौजों के हाथ रोक देने की? पर हाथ रुके, कुछ तो कारण होंगे। बतौर राजनयिक आप बेहतर तरीके से शायद हमें बता सकें, इसलिए रुके, इसलिए रोके। थोड़ा रोशनी देंगे? हिमांशु जी नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, ठीक है, और ये सब ट्विटर पे ट्रोलिंग, डॉक्सिंग, कम ऑन, टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड रॉन्ग। तो इसको जरा एक साइड पे हम कर देते, इसका कितना भी हम खंडन करें, इट्स नॉट सफिशिएंट। सरकारी अफसर अपनी काम करते और वो भी इस किस्म के वंडरफुल प्रोफेशनल ऑफिसर, बिल्कुल नहीं, ये शोभा ही नहीं देता किसी। इसको छोड़। अब आई बात, जो चीज आप चर्चा कर रहे थे, जो आपने जनरल कटोच से भी पूछी। देखिए, मेरा अपना मानना है कि पहलगाम के बाद इट वाज, जिसको कहते हैं, बिल्कुल नेसेसरी कि हम उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और उनको, जिसको कहते हैं, पाकिस्तान को एक थोड़ा सा सबक जरूर सका, इसमें कोई शक की बात। और वो हमने किया। 7 तारीख की रात को टारगेटेड प्रिसिशन स्ट्राइक्स, जिसको कहते हैं, उनके टारगेटेड, उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, इंक्लूडिंग 1 या 2 इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में भी हैं, भावलपुर में और मुरीद के। उनको जरूर मैसेज मिला उसके बाद, लेकिन दे कंटिन्यूड, उन्होंने अपना शुरू किया और सारे अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर एज वेल एज द लाइन ऑफ कंट्रोल, ड्रोन्स, ये वो काफी मिसाइल्स लगाए, सारा अटैक रखा। हमने बहुत बढ़िया कोशिश करके, बहुत बढ़िया तरीके से उनको डिफेंड किया। और अब जिस तरह खबरें आ रही हैं, साथ साथ में उनको ये भी कहा कि देखो, हमने कहा था कि आपको हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रिसिशन जवाब देंगे, आपने ये खोल दिया, अब ये लो थोड़ा और मुंह तोड़ जवाब। एंड दैट इज व्हाई देयर वर स्ट्राइक्स इन अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद मेरे को तो इट्स वेरी क्लियर, दे सर्टेनली टर्न्ड टू दोज जो उनके बड़े बेनिफैक्टर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स इन पर्टिकुलर। एंड उनका सिंपल सा ये कहना है कि देखिए, 2 दिन हम लोगों ने ये सब करके अपने आवाम को दिखा दिया कि हम भी स्ट्रांग है, हम भी कुछ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि डी एस्केलेशन इज नेसेसरी फॉर अस। हमारी तरफ से भी वी हैड मेड द पॉइंट, एंड सो द अमेरिकन्स रीच्ड आउट स्ट्रांगली। आई हैव लिटिल डाउट इन माय माइंड, लेकिन वी हैड अचीव्ड, जिसको कहते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको क्लियरली बताना कि हम पहुंच सकते हैं, सारे पाकिस्तान में पहुंच सकते हैं, वी कैन हिट यू हार्ड, मुंह तोड़। साहब, मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हैं वी हैव अचीव्ड, ये कैसा अचीवमेंट है हमारा जिसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जश्न मनवा रहा है, लोग सड़कों पर नाच रहे हैं,
कूटनीतिक दृष्टि से क्या वाकई वो संदेश दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम तक पहुंच पाया कि तुम लोग गलत करते हो और गलत करोगे तो बहुत पिटोगे, ठीक से पिटोगे? सीधा सवाल है पुरी साहब, अगर वाकई पिटे हैं तो ये जश्न कैसे मना ले रहे हैं? हम कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी है? देखिए, जश्न मनाना तो हर सरकार का अपना काम है, और पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी अपनी तरफ से जश्न क्यों नहीं मनाएंगे कि वो कहेंगे कि वॉर रुक गई, देखिए हमने भी उन पे अटैक किया, ठीक है थोड़ा बहुत हमारे पे अटैक हुआ, सो व्हाट, वी हैव इंटरनेशनलाइज्ड कश्मीर, ये वो वगैरह। लेकिन उनकी आवाम देखती नहीं है क्या? उनको पता नहीं है कि भावलपुर में जब 30-40 लोग टेररिस्ट कैंप में मरे, लोगों ने देखा नहीं क्या? उन्होंने देखा नहीं कि उनके यहाँ अटैक हुआ, रहीम यार खान एयरपोर्ट को उनको बंद करना पड़ा, क्या उन लोगों ने नहीं देखा? देखिए, पाकिस्तान इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ कंट्री, जहां टेररिज्म इज स्टेट पॉलिसी, जहां पर आर्मी कंट्रोल्स द कंट्री, और जो अपने आप को दुनिया के लिए, दुनिया के बड़ी शक्तियों के लिए एक क्लाइंट स्टेट अपने आप को ऑफर कर। सो वहां पर आवाम और आवाम के रिएक्शंस काफी भिन्न है फ्रॉम डेमोक्रेसीज लाइक आवर, जहां आवाम की बहुत आवाज वगैरह होती। हैविंग सेड दिस, एवरीबॉडी नोज, एंड आई थिंक जो हमने किया है, सब खुलासा किया, इट्स वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। लेकिन लोग याद रखिएगा, they are also a large country and they offer themselves as a large client state to lots of people. So in geopolitics, they are able to play a certain game, but we have made our point crystal clear. We can hit you, we will hit you, we have hit you, और इसके अलावा हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था अदर देन जिसको कहते हैं। पुरी साहब, मेरे पास कई सवाल हैं आपसे करने के लिए, लेकिन कटोच साहब मेरे साथ में कुछ सीमित समय के लिए ही हैं, तो थोड़ी सी बातचीत मैं उनसे आपकी अनुमति से कर लेता हूं। पुरी साहब तो बहुत खुश है, जो हम चाहते थे हमने हासिल कर लिया। राजनेता है ना, राजनयिक। भारत के संदर्भ में तो हमें अतीत में शिकायत ही रही है, सेना मोर्चे पर जीत लेती है, टेबल पर हम हार जाते हैं। इस बार क्या हुआ कटोच साहब? आपको लगता है हम जमीन पर भी जीते, टेबल पर भी जीते, या इतिहास अपने आप को दोहराता है, जमीन पर जीतते जीते फिर टेबल पर हम हार गए? टेबल में तो बात शुरू नहीं हुई है, ये अब 100% ये भारत की जीत है और पाकिस्तान की हार है, और ये मैं सैनिक होके बोलता हूँ। देखिए, जो मकसद क्या था फौज का, जो टास्क क्या दी गई थी, वो थी जो टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करना, और वो 7 तारीख की रात को हमने कर दिया। जो भी टारगेट दिए थे वो पूरे नष्ट हो गए। उसके बाद अब देखिए हमारा अनाउंसमेंट क्या था, हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर पाकिस्तान इसको बढ़ाएगा तो हम उतना ही जवाब देंगे। तो उन्होंने बढ़ा दिया, उन्होंने 300 से ज्यादा ड्रोन भेजे, 100% उनके ड्रोन हमने गिरा दिए, और उसके बाद हमने उनके टारगेट्स पर हमला किया और वो बर्बाद किए। अगले रात उन्होंने फिर से किया, वही नतीजा। इसमें 100% जो उन्होंने हमारा एयर डिफेंस को ब्रेक करने की कोशिश की वो नाकामयाब हुए, और 100% जो हमने उनके टारगेट हिट करने थे वो हिट हो गए, जिससे कि 48 घंटे के अंदर वो घुटने पे आ गया। पाकिस्तान ने अमेरिका को रिक्वेस्ट किया एक ये बंद करवाइए, इसलिए दोनों डीजीएमओ के बीच में बात हुई। ये हमने नहीं कहा था, तो हमारा तो उसी टाइम पर स्टैंड था, अगर पाकिस्तान रोकेगा हम इसको आगे नहीं ले जाएंगे, हम रिटेलिएटी, हम जवाब देंगे, अगर वो करेगा तो हम डबल जवाब देंगे। तो पाकिस्तान की बस हो गई, उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं करते हैं, हमने कहा ठीक है हम नहीं करते हैं, ऑल राइट। अगर ट्रंप ना भी बोलते तब भी यही नतीजा होता है, लेकिन क्योंकि ट्रंप ने बात की, एक दिन सीज फायर टूट गया, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला हमारी तो बहुत बेइज्जती हो गई। तो ये मैं समझता हूँ ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। इस पहली बार कटोच साहब एक बार बताइए, ये कैसी जीत है जिसके अंदर का हम मान गए हम हथियार नहीं चलाएंगे आपके ऊपर, बगैर उन आतंकियों को अपने कब्जे में लिए जिनके हाथ पहलगाम के निर्दोष पर्यटकों के खून से रंगे हुए हैं। हमने तो इस संकल्प के साथ में अपनी कार्रवाई शुरू की थी ना, जहां पर भी होंगे वहां पर खोजकर उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऐसी सुलह के दौरान कहीं बात आई नहीं कि पाकिस्तान ने ये कमिट किया है कि हम आपको सौंपने वाले हैं, और ऐसी जानकारी भी हमारे पास में नहीं आई कि आप लोगों ने उनको खोज के मार दिया है। तो आप रुक क्यों गए?
जो 4 बंदे हैं, 4 या 5 जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया, ये फुट सोल्जर है जिनको बोलते हैं, इनको कभी ना कभी हम ढूंढ के मार देंगे। वो प्रोसेस अलग है। जो उनके लीडर थे, जो उनके हेडक्वार्टर्स थे, जो उनका कैंप था, वो बर्बाद कर दिया, और वो भी पंजाब में जो उनका गढ़ था। ये अंडरस्टैंड करो इसको। उसके बाद जाके हमने कहा यही हमारी टारगेट थी। जो बाकी उग्रवादी हैं उनको तो हम ले लेंगे। नहीं कटो साहब, मैं थोड़ा आगे और पूछ लेता हूं हमसे। वो हमने स्ट्राइक की उस मरकज में जो मसूद अजहर का बताया जाता है, जो इस देश में कई आतंकी घटनाओं के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर लिप्त है, उसी के द्वारा ये घटनाएं कराई गई हैं। कंधार के संदर्भ में हमने अपने हाथ उसके मामले में जलाए हैं। खबर आई कि उस हमले में मसूद अजहर के परिजन मारे गए, पत्नी मारी गई, भाई मारा गया, उनके बच्चे मारे गए। पर मसूद अजहर को मार दिया गया हमने, जो हम रुक गए, या पाकिस्तान ने सुलह की शर्तों में मसूद अजहर को हमारे को सौंपना मंजूर कर लिया? अगर आपने वाकई पाकिस्तान को ठीक ठाक तरीके से पीट दिया था, अगर उसकी ठिकाने लगा दी थी, और वो गुहार कर रहा था ट्रंप से कि रुकवा दो, तो हमने ट्रंप से बोला क्यों नहीं कि मसूद अजहर हमें दिलवा दो? ये ट्रंप के बीच का मामला ही नहीं है। मुझे हो सकता है कि मेरी आपको समझाने में वो जो टैलेंट होता है वो नहीं है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। फौज जो है वो मकसद के ऊपर लड़ती है। क्या टास्क दिया गया है, ये टास्क पूरा हो गया है। अभी आपने ये क्यों आप कह रहे हो कि जो ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो गया है, ये चलता रहेगा, वो 50 साल चलेगा, 100 साल चलेगा? ये आपके मन में क्यों आ गया है कि अभी हम सब हथियार डाल के सो जाएंगे? ये भारतीय सेना है, इसका बदला हम लेंगे। याद रखिए, इसका बदला लेंगे। 100 साल लग जाए, बदला लेंगे। हर एक चीज ये नहीं होती है मैगी नूडल्स की तरह। आपने चलो मैगी नूडल्स कहा, 2 मिनट में बन गया, चलो सब मामला खत्म हो गया है। ओसामा बिन लादेन को लेने के लिए 20 साल लगे अमेरिका को, 20 साल या 15 साल। ब्रिटेन जो अपना लड़ाई लड़ रही थी उग्रवादियों के साथ, 100 साल से ऊपर लड़ी। ये लंबियां लड़ाइयां होती है। आप इसकी चिंता मत करिए। नई डॉक्ट्रिन जो बनी है, इनको हम घुटने पे ले आएंगे। पाकिस्तान घुटने पे आएगा, आप यकीन करिए। मसूद अजहर टारगेट है, जो भी बाकी है वो टारगेट्स है। और 3 टारगेट्स और मैं आपको बता देता हूं यकीन के साथ। 1, शहबाज शरीफ तो उनके प्रधानमंत्री है। नंबर 2, जनरल मुनीर जो उनके सेना अध्यक्ष हैं। और 3, जनरल मलिक जो उनके DGISI है। ये तीनों हमारे टारगेट में है। आप यकीन करिए, कभी ना कभी इनको हम ले लेंगे। असली गुनेगार ये हैं। नंबर 2 गुनेगार जिनके ऊपर हमने हमला किया वो है। उसके बाद तो फुट सोल्जर्स है, आएंगे जाएंगे, उनको हम मारते रहेंगे, और फुट सोल्जर्स आएंगे, उनको भी मार देंगे। लेकिन इसके बाद आप देखोगे एकदम पूरा जो जिस प्रकार से सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बनेगा अभी, उसमें बहुत फर्क आएगा। चीन को भी पता लग गया है भारत क्या कर सकता है। पाकिस्तान को भी पता लग गया है। उन्होंने 2 दिन कोशिश की, हमारा एयर डिफेंस नहीं रोक सके, और जैसे हमने हमला किया वो उनके सब एयर बेस के एसेट समाप्त हो गए। ये छोटी बात नहीं है। कभी भी भारत की इतिहास में ये नहीं हुआ है कि 48 घंटे के अंदर घुटने टिका दिए हमने दुश्मन के। आप यकीन करिए, ये तो खैर टीवी डिबेट है, इसमें तो समझाना मुश्किल होता है। नहीं, मैं समझाने की बात नहीं कर रहा साहब। एक आम भारतीय के मन में जो सवाल चल रहे हैं, वो सवाल आप जैसे विशेषज्ञों के बीच में रखकर उनके उत्तर खोजने की कोशिश हम कर रहे हैं। आपकी विद्वता पर, आपकी श्रेष्ठता पर कोई सवाल नहीं है। जो कोशिश है, वो कोशिश इस बात की है कि पूरा देश अभी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर हर मोर्चे पर हम बढ़त में थे तो अचानक रुक क्यों गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस कोशिश की सराहना करेंगे, क्योंकि देशवासियों को जानना जरूरी है कि देश की हुकूमत और देश की सेना कर क्या रही है। मैं इसी क्रम में वापस चलता हूं। मंजीपुरी साहब, आपके पास में आता हूं। एक सवाल जहन में आता है, आतंकी घटना के मद्देनजर भारत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, पर समर्थन में स्वर पाकिस्तान के लिए दिखाई दिए। IMF ऐसे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया, मंजूरी दे दी, भारत के विरोध को दरकिनार करते हुए। तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर आ गया।
अजरबैजान गिनती नहीं है, पर आजकल भारतीयों को बड़ा मन करता है अजरबैजान घूमने का। बाकू बड़ा बुलाता है भारतीय को। वो अजरबैजान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। और जब एक दूसरे पर हमला न करने की बात आई, उसी दौरान चीन के विदेश मंत्री का पैगाम आया, हम पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए पूरी तरीके से उसके साथ हैं। शहबाज शरीफ धन्यवाद करते करते आगाए नहीं, बस रो ही नहीं पड़े थे उनके प्रति आभार ज्ञापित करते करते। आंसू बस स्क्रीन पे आते आते रुक गए। क्या कहते हैं हमारे कूटनीतिक मोर्चे पर इन सारे चीजों को देखने के बाद? हिमांशु जी, जरा थोड़ा सा मेरे को इसको थोड़ा सा विस्तार में बोलते जी। देखिए, पाकिस्तान, पहली बात एक चीज समझ जानी चाहिए हमें, और लोगों में भी ये बात समझनी चाहिए, छोटा सा देश नहीं है, करीब 200 मिलियन का देश है। और उनकी जो आर्मी है वो चाहे गलत रास्ते पे चलती है, टेररिज्म को पनप देती है, ये सब वगैरह वगैरह, लेकिन है बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स हमारी तुलना में। ऑब्वियसली नॉट, हम लोग दुनिया के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम 2 फ्रंट में और एक मैरीटाइम साइड पे भी बहुत सशक्त है, एंड वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ये एसिमेट्रिक सिचुएशन है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, किसी को भी समझना चाहिए कि दे आर पुश ओवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये नहीं है, ये फैक्ट्स है। और ये पर्टिकुलर फैक्ट हम बिल्कुल अच्छी तरह जानते। इसीलिए जब उन्होंने आतंकवादी हमला किया, हमने कहा वी विल गिव यू मुंह तोड़ जवाब, लेकिन जवाब विल बी प्रिसाइज एंड इट विल बी टारगेटेड जवाब। यही हमने उनको, व्हेन दे ओपन द फ्रंट मोर, हमने उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को, यहाँ तक के पंजाब के बीच में रहीम यार खान, नूर खान एयरबेस वगैरह, वहां सब भी हिट। तो यू नो, एसिमेट्री क्लियरली एस्टेब्लिश्ड, दुनिया ने क्लियरली देखा है, और हमारे अवाम को, हम लोगों को जरा बेटर एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लोगों तक बात पहुंचेगी। देखिए, मकाम कई चीजों में ऐसे होते हैं, दे हैव टू बी शार्पली डिफाइंड। ये सिर्फ ये नहीं हो सकता, और ये कोई, मैं नहीं मानता कोई आम आदमी इंडिया में समझता कि पाकिस्तान खत्म, ये सब, ये नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं, ऐसी स्वाभाविक सी आम किस्म की भावना है। लेकिन अगर कोई किसी को बताए कि वहां पर 20 करोड़ लोगों की आबादी है, तो आप क्या बोलेंगे उसके? नहीं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस टू ऑल दिस। लेकिन हमने दुनिया को और उनके लोगों को भी, जैसे मैंने आपको कहा, व्हेन यू सी आपके बीच में मिसाइल लैंड करें, आपका जो बिग डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे हिट हो, रहीम यार खान एयरपोर्ट को आपको एक हफ्ते के लिए बंद करना पड़े, तो ये क्या आप समझते हैं कि लोगों को समझ नहीं आती कि क्या हो रहा? बिल्कुल उनको समझ आती है, लेकिन वो एक्ट करेंगे नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता। पाकिस्तान में टेररिज्म इज एन इनग्रेन्ड पार्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी। बदल जाएंगे मुझे तो नहीं लगता। पर पुरी साहब, मैं एक विषय पे जानना चाहता हूं। जब इतिहास पढ़ता था तो इजराइल एक ऐसे देश के संदर्भ में दिखाई देता था जो अपने दुश्मनों को खोजकर दुनिया के किसी भी कोने में हो उसे मारता था। इजराइल के संदर्भ में ये आता था कि अगर आपने उसको छेड़ा तो उसके बाद दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वहां जाकर मारेगा। इसके बाद में हमने इस हैसियत में अमेरिका को करते हुए देखा, जब वो पाकिस्तान की संप्रभुता को जूतों तले रोंद कर ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पहुंचा, और लाइव देखा ओबामा ने किस तरीके से मार रहे हो, और दुनिया को दिखाया कैसे हमने मारा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इसके बाद तीसरा देश भारत है जिसने इस तरीके की हिम्मत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिखाई? हमने इस बार केवल और केवल एलओसी को पार नहीं किया, हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया। हमने पंजाब के अंदर तक टारगेट किया और उस पर प्रहार किया। क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे भारत का साहस और भारत की निर्णय क्षमता दोनों दुनिया की समझ में आई होगी? और ये जो बौखलाहट है बाकी लोग समर्थन में दिख रहे हैं, क्या इसी कारण से दिख रहे हैं कि भारत इतनी हिम्मत कैसे कर गया? हिमांशु, नहीं, देखो, ये चीजें जरा स्लाइटली डिफरेंटली देखनी चाहिए। दुनिया क्या करती है, वो लोग अपना इंटरेस्ट देख। पाकिस्तान जैसे मैंने आपको कहा, लार्ज कंट्री, ज्योग्राफिकली वेरी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन, अपने आप को क्लाइंट स्टेट की तरह ऑफर करे, तो क्यों लोग उनकी तरफ नहीं जाएंगे? हम जो है, वी आर अ कंट्री ऑफ इंटरेस्ट, अ लार्ज इकोनॉमी, हमारे साथ आर्थिक रिश्ते हो सकते हैं, डिफेंस रिश्ते हो सकते हैं,
जियो पॉलिटिक्स में चाइना के साथ हम लोग उनके साथ खड़े हो सकते हैं. सो कंट्रीज एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट एंड इन वेरियस रीजन, लेकिन उनको नजर नहीं आता. ये बिल्कुल सही बात नहीं है, वो बिल्कुल समझते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट. आपने इजराइल की बात की. प्लीज अंडरस्टैंड, इजराइल इज अ स्मॉल लिटिल कंट्री located in an area where everybody is relatively weak and divided and completely supported by the entire West, not just the United States, completely. आपको याद है कि in the context of Gaza, जर्मनी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच गया कि हम पे आप मुकदमा करिएगा. ये स्थिति है, वो जरा स्थिति को जरा छोड़ दीजिएगा. इट्स वास्टली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर फेस्ड विद. हमारे यहाँ पर वी ऑल्सो नीड टू एक्नॉलेज कि ये जो क्रिएशन हुई 47, वी आर गोइंग बैक एंड टाइम. एंड यू नो, हर चीज का आप कह सकते हो कि रूट कॉज पे जाना चाहिए, बट यू नो, इफ यू वांट वी कैन डू इट. दिस कॉज वाज नॉट डन बाय अस. जिन्होंने किया, they continue to have a certain value for a country like Pakistan. And so therefore ये किस्म का नैरेटिव वहां पर चलता है, आज भी चलता है. और आज भी लोग पूछते हैं, चाहे 9/11 के बाद, 9/11 के बाद जितनी भी यूएन की लिस्टें निकली, उसमें जितने भी आतंकवादी लिस्ट किए गए, आधे से ज्यादा पाकिस्तान में रहते हैं. जनरल साहब ने आपको अभी बताया, ओसामा बिन लादेन वहां पर पता किया, सबको पता है. लेकिन फिर भी पूछने के लिए लोग कहते हैं व्हाट इज द प्रूफ, कहां पर है ये लोग, कहां से हुआ, ये नहीं हुआ. देखो, हर लोग अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, अपना स्वार्थ, और कहां अपना स्वार्थ ठीक हो. लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लोग नोट कर रहे हैं कि भारत नॉट ओनली बदल गया, भारत इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू देम. Why? Because we are an economic power. We are a country जो ऐसी चीजें कर सकता है जो उनके स्वार्थ के लिए हो. It's not, इसमें जियोपॉलिटिक्स है, इसमें इकोनॉमिक्स है. So you know, to expect कि कल से पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. वहां पर आर्मी, वो एक देश है जहां पर आर्मी के लिए देश है. ये सारी दुनिया में लोग कहते हैं देशों के आर्मी है, यहाँ पर उल्टा है. और वो आर्मी क्यों है वहां पर? क्योंकि उन्होंने एक एनिमी का हवा चढ़ाया हुआ है अपने पूरे देश पे. सारी अदर दुनिया में जहाँ coup होते हैं, वो आते हैं गुड गवर्नेंस के ऊपर, 10 साल के बाद खत्म होते हैं, निकल जाते हैं. तो ये हमारे, ये वेदर वी लाइक इट और नॉट, ये रोग स्टेट हमारे नेबरहुड में है. छोटा रोग स्टेट नहीं है, बड़ा है, उसका एक फायदा है दुनिया के लिए. वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट. बट द चेंजेस व्हिच आर ओवरकमिंग जो इंडिया में हो रही है. अच्छा, एक बात बताइए, आप सारी चीजें तो अपनी बात ठीक है, दो पहलवान लड़ रहे थे, लोग ये सवाल कर रहे हैं ट्रंप रेफरी कैसे हो गया? मैं इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ. रेफरी हुआ नहीं हुआ, अपने आप घुस जाओ रिंग में और कहो कि मैं रेफरी हो गया, ये तो मानने की बात है. लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जो भी हमारे उनके बारे में अपने विचार हों, वो कर क्या रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे, वो नहीं. ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेशन. देखिए, पाकिस्तान के साथ तो उनकी बहुत इक्विटीज हैं, एंड द पाकिस्तानीज वुड वेरी मच लाइक कि अमेरिका को हमारा समर्थन जरूर मिलता रहे, हमें उनका समर्थन मिलता रहे, काफी जरूर मिलती रहे, क्योंकि उसके बिना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल. लेट्स टेक द केस ऑफ इंडिया. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस मीडिएशन और ये सब टेक्निकल चीजें, कश्मीर का क्या मामला होगा, ये सब छोड़िए. लेकिन देखिए, वी ऑल्सो हैव इक्विटी, वी हैव ग्लोबल इक्विटी, एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री जो हमारे को आगे बढ़ने के लिए, फ्रॉम 4th to 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, it is a country with which we need to have relations. And when their president, for whatever reason, says does things, you know, you have to try and navigate. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिमांशु जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पुरी साहब का ये कहना है, समझ पाना मुश्किल हो रहा है फिर भी मेरे लिए. कठोर साहब समझ पाए क्या? कठोर साहब एक बात बताओ, आप तो सीधे सीधे बतौर फौजी, युद्ध इसलिए रुका कि हमने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे, या युद्ध इसलिए रुका कि ट्रंप ने कहा बंद करो? हमने कहा जी सर. सबसे पहले मैं ट्रंप की बात करता हूं. फर्ज करो, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल केस बता रहा हूं आपको. फर्ज करो अगर ट्रंप नहीं होता, हम कोई स्टेटमेंट नहीं जाता और पाकिस्तान की तरफ से आगे हमले नहीं होते, हम भी नहीं करते. आप पहली रात 8 तारीख की रात को लो, अगर 8 तारीख की रात को पाकिस्तान 300-400 ड्रोन नहीं भेजता तो उसके जवाब में भारत कार्रवाई नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली सीजफायर हो गया था. उसने किया, हमने जवाब दिया, उसके गुस्से नहीं कटो साहब, आप तो फौजी आदमी हैं, आप स्वयं बताओ कि आपने एक पड़ोसी देश में
9 ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें भेज दी। आप बतौर रक्षा विशेषज्ञ, बतौर पूर्व फौजी, ये अपेक्षा रखते हो कि वो कुछ नहीं करेगा, आपको धन्यवाद देगा, बहुत अच्छा किया सर आपने मिसाइलें भेजी थी। वाकई ऐसा होता है क्या? तो न्यू हुआ तो हमने जवाब दे दिया। बात सही है आपकी, उसने कुछ किया, उसने अपने पर्दे को दिखाना है, हमने उसके एयरपोर्ट एयरफील्ड तोड़ दिए, उसके रेडार्स बंद कर दिए, और करेगा और करेंगे, कभी ना कभी उसको बंद होना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ गौरव साहब, कुछ कमी रह गई क्या हमारे करने में, जिसके चलते अभी भी शहबाज शरीफ को इतना मौका मिल रहा है वो वहाँ से मुनीर को जो है धन्यवाद ज्ञापित करे, वो कौन सा नाम निकाला है उसके नाम पे जश्न मनाए, देश को संबोधित कर देगा कि देखो हमने फतेह हासिल की। इस कमाल के संदर्भ में आप क्या कहते हो? आदमी बुरी तरीके से पिट जाए और उसके बावजूद कहे देखो जीत कर हम ही आए। इस विशेषज्ञता पर, इस श्रेष्ठता पर शहबाज शरीफ की कोई टिप्पणी आपकी? लेकिन पहले मैं ट्रंप की बात करता हूँ। ट्रंप ने कहा ना वो बीच में बिचौलिया बनने चाहता है, भारत ने साफ कर दिया है नो। आप देखेंगे आगे, और प्रधानमंत्री भी इसी के बीच में जाएगा। हम अपने अंदरूनी मामले में ट्रंप या कोई भी हो बीच में नहीं आएगा। जहां तक इसकी बात है, देखियो एक गीदड़ था, जंगल में रहता था, वहां पर शेर ने उसको 2 चांटे मारे तो गीदड़ भाग गया बाहर में और बोला देखो मैंने शेर को मारा है, मैंने शेर को मारा है। तो सब बोलते हाँ भाई कितना बहादुर गीदड़ है ये। तो गीदड़ को बोलते वापस जाओ जंगल में, तो बोलते मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने शेर को मारा है। दम है शहबाज शरीफ में, बोलो फिर से ये जो सीज पार किया है उसको उल्लंघन करो, दम है तो बोलो। वो दम नहीं है, ठीक है। जहां तक शहबाज शरीफ की बात है, ही इज जीरो। उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, ये मिलिट्री अथॉरिटी जो भी है ये भी अंडर क्वेश्चन आ रही है। और मैं आपको आपके चैनल में मैं सीधा बोल रहा हूँ, इस साल से एंड तक ये हुकूमत बदली हो जाएगी। टेक इट फ्रॉम मी। तो कुल मिला के इस साल के अंत तक ये हुकूमत जो पाकिस्तान में है वो अस्तित्व में नहीं रहेगी, ये कटौज साहब का कहना है वो फौजी विशेषज्ञ, लेकिन उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से भी अपने विचार को हमारे बीच साझा किया, क्योंकि वो जमीन की हालात को देख पा रहे हैं। मंजीपुरी साहब का मानना है कि भारत को जो उद्देश्य प्राप्त करना था वो उद्देश्य पाने में भारत सफल रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाने में। लेकिन अभी भी इस बातचीत के बावजूद आपके मन में जिज्ञासाएं हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा। लेकिन आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।